हेलो गाइस, दिस ब्रजेश हियर एंड वंस अगेन वेलकम बैक टू सिविल इजी। लास्ट लेक्चर में हमने आरसीसी के डिज़ाइन मेथड्स को देखा था, जिसमें हमने वर्किंग स्ट्रेस मेथड, लिमिट स्टेट मेथड और अल्टीमेट लोड मेथड का इंट्रो देखा था। केवल उसमें इंट्रोडक्शन पार्ट हुआ था। और इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है वर्किंग स्ट्रेस और लिमिट स्टेट मेथड में डिफरेंस। वर्किंग स्ट्रेस मेथड और लिमिट स्टेट मेथड का डिफरेंस स्टार्ट करें उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और थोड़ा सा सपोर्ट बनाए रखें, दोस्तों के साथ भी शेयर कर दें, जिससे कि हमें भी मोटिवेशन मिलता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला जो डिफरेंस है कि यह विधि यांत्रिकी के सामान्य नियमों पर आधारित है। वर्किंग स्ट्रेस मेथड जो होता है ये नॉर्मल डिज़ाइन मेथड होता है। इससे हम ज़्यादा एक्यूरेसी वाले काम नहीं कर पाते हैं, इसीलिए ये जो होता है मैकेनिक्स के नॉर्मल रूल्स को फॉलो करता है। जबकि लिमिट स्टेट मेथड जो होता है ये प्रैक्टिकलों द्वारा जो हमें आंकड़े प्राप्त होते हैं उनके आधार पर ये डिज़ाइनिंग की जाती है लिमिट स्टेट मेथड से। दूसरा जो डिफरेंस है वो है डिज़ाइन के लिए कंक्रीट को प्रत्यास्थ माना जाता है। प्रत्यास्थ मतलब इलास्टिक। आपने अगर इंट्रो वाला पार्ट देखा होगा तो वहाँ पे हमने आपको बताया था कि वर्किंग स्ट्रेस मेथड में हम अपने मटेरियल को, कंक्रीट को और स्टील को, दोनों को इलास्टिक मान के तब डिज़ाइन करते हैं। जबकि अगर हम रियलिटी में देखें तो रियलिटी में जो हमारा कंक्रीट होता है वो ब्रिटल मटेरियल होता है। लेकिन यहाँ पे वर्किंग स्ट्रेस मेथड में हम उसको डिज़ाइनिंग जब करते हैं किसी भी स्ट्रक्चर की तो उसमें हम कंक्रीट को इलास्टिक मान लेते हैं। लेकिन एलएसएम में, लिमिट स्टेट मेथड में, हम कंक्रीट को प्लास्टिक मान के चलते हैं, क्योंकि अगर हम कंक्रीट को प्लास्टिक मटेरियल मानेंगे तो जो हमें स्ट्रेंथ मिलेगी वो अल्टीमेट स्ट्रेंथ मिलेगी, मैक्सिमम स्ट्रेंथ मिलेगी। इसीलिए लिमिट स्टेट मेथड को ज़्यादा यूज़ भी किया जाता है। वर्किंग स्ट्रेस मेथड अब बहुत कम ही यूज़ होती है। इसके बाद जो नेक्स्ट डिफरेंस है, और ये सेकंड वाला डिफरेंस आपको याद होना चाहिए, या इंटरव्यू में भी पूछे जा सकते हैं कि वर्किंग स्ट्रेस मेथड में हम कंक्रीट को किस प्रकार का मटेरियल मान के तब डिज़ाइन करते हैं, तो आपका आंसर जो होना चाहिए वो इलास्टिक मटेरियल। थर्ड है कि संरचना पर भारों का निर्धारण सरल पड़ता है। अब भारों का निर्धारण इसीलिए सरल पड़ता है कि यहाँ पे हम कंक्रीट को इलास्टिक मान के चल रहे हैं, और अगर हम इलास्टिक मान के चल रहे हैं तो यहाँ पे जो लोड्स हम कंसीडर करते हैं वो केवल वर्किंग लोड को कंसीडर करते हैं। हम अल्टीमेट लोड को या मैक्सिमम लोड को WSM में कंसीडर नहीं करते हैं। यहाँ पे बोल रहे हैं थर्ड पॉइंट एलएसएम में कि संरचना पर भार निर्धारण अनुभव और सूझबूझ के आधार पर किया जाता है। देखिए यहाँ पे हम अनुभव और सूझबूझ के आधार पर भार को डिसाइड करते हैं कि कितना लोड लगेगा, और उसका रीज़न यही है कि यहाँ पे जो हम लोड मानते हैं वो अल्टीमेट लोड को मान करके कंसीडर करके तब डिज़ाइनिंग करते हैं। इसके बाद फोर्थ डिफरेंस है कि यह हुक के नियम पर आधारित है। सिंपल सी बात है, जब हमने मटेरियल को इलास्टिक मान लिया है तो ये हुक के नियम को फॉलो करेगी, जबकि इसमें ऐसा नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि हम मटेरियल को प्लास्टिक मान के तब डिज़ाइनिंग करते हैं, और अगर प्लास्टिक मान के डिज़ाइनिंग कर रहे हैं तो हमारा मटेरियल हुक के नियम को फॉलो नहीं करेगा, क्योंकि हुक का नियम कहता है कि स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, और ये कब तक होता है? केवल इलास्टिक लिमिट तक, इलास्टिक लिमिट तक। तो यहीं से क्लियर हो जाता है कि इसमें लिमिट स्टेट मेथड में हमारा मटेरियल हुक के नियम को फॉलो नहीं करता है। नेक्स्ट डिफरेंस है, फिफ्थ डिफरेंस है कि प्रतिबल आरेख मतलब स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व, प्रतिबलों का वितरण सरल आरेखीय माना जाता है, जिस आधार पर संपीड़न प्रतिबल आरेख त्रिभुजाकार होता है। अब इस पॉइंट का जो मतलब है कि ये कह रहे हैं कि प्रतिबलों का वितरण सरल आरेखीय माना जाता है। सरल रेखीय क्यों माना जाता है? क्योंकि जब हम स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम पढ़े थे तो वहाँ पे हमने पढ़ा था, देखिए, कि मटेरियल यहाँ से पॉइंट O से A तक क्या होता है, ये हुक के नियम को फॉलो करता है, और हुक के नियम को जब फॉलो करता है तो स्ट्रेस और स्ट्रेन एक दूसरे के प्रोपोर्शनल होते हैं। अब स्ट्रेस और स्ट्रेन अगर एक दूसरे के प्रोपोर्शनल हैं तो जो हमें कर्व मिलेगा वो लीनियर मिल रहा है। आप अगर किसी क्लियर कर पा रहे हैं तो ये क्या मिलेगा हमें? सीधा एक लीनियर रेखीय कर्व हमें, वक्र हमें प्राप्त हो रहा है।
तो उसी पॉइंट को यहाँ पे बोला गया, जबकि इसमें बोल रहे हैं कि प्रतिबलों का वितरण सरल रेखीय नहीं होता है। सरल रेखीय क्यों नहीं होता है? क्योंकि इसमें हम जो डिजाइनिंग करते हैं वो अल्टीमेट लोड को या कोलैप्स लोड को मतलब जिस लोड पे हमारा स्ट्रक्चर फेल हो जाता है उस लोड को हम कंसीडर करके तब डिजाइनिंग करते हैं। और जब अगर हम कोलैप्स लोड को कंसीडर करके डिजाइनिंग करेंगे तो जो आरेख बनेगा, प्रतिबलों का जो वितरण होगा, जो स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन होगा, वो सरल रेखीय नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? इसी फिगर से आप क्लियर कर सकते हैं। यहाँ पे देखेंगे तो लीनियर है, उसके बाद फिर बढ़ा, फिर घटा, फिर उसके बाद धीरे धीरे बढ़ रहा है, फिर घट रहा है। तो क्या है ये? इसमें उतार चढ़ाव बना हुआ है। तो इसीलिए ये पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा कि सरल रेखीय क्यों नहीं होता है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है 6वां, कार्यकारी प्रतिबलों का निर्धारण करने के लिए सुरक्षा गुणांक का प्रयोग किया जाता है। यहाँ पे हमने आपको बताया था इंट्रो वाले पार्ट में कि जो हम फैक्टर ऑफ सेफ्टी लेते हैं, फैक्टर ऑफ सेफ्टी हम केवल स्ट्रेसेस के साथ लेते हैं, केवल प्रतिबलों के साथ लेते हैं। जबकि लिमिट स्टेट में क्या होता है कि फैक्टर ऑफ सेफ्टी जो है वो प्रतिबलों के साथ साथ लोड्स के साथ भी कंसीडर किया जाता है। वही बोल रहे हैं कि इसमें कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ तथा आंशिक सुरक्षा गुणांक अपनाया जाता है। ठीक, क्लियर हुआ होगा। तो जो सुरक्षा गुणांक लेते हैं हम वो कंक्रीट के लिए 3 लेते हैं और स्टील के लिए 1.78 लेते हैं। इसके बाद 7th डिफरेंस है कि अधिकतर धरण खंड संतुलित अथवा अप्रबलित होते हैं। कंक्रीट की पूर्ण सामर्थ्य का उपयोग हो पाता है। कंक्रीट की पूर्ण सामर्थ्य का तो उपयोग हो पाता है, लेकिन क्या होता है कि टेंसाइल स्ट्रेंथ जो होती है वहाँ पे हम इसे यूटिलाइज नहीं कर पाते हैं। इस्पात की पूर्ण सामर्थ्य प्राप्त करने के लिए न्यून प्रतिबल दरों को वरीयता दी जाती है, जिसमें इस्पात की मात्रा कम लगती है। और इसका जो सबसे अच्छा फ़ायदा है लिमिट स्टेट मेथड का, कि इसमें हम जो इस्पात यूज़ करते हैं, इस मेथड से अगर हम डिज़ाइनिंग करते हैं तो कहीं ना कहीं उसका जो अमाउंट है वो लगभग 40% के नियर अबाउट कम लगता है WSM के तुलना में। नेक्स्ट डिफरेंस है कि अविकल्पित खंड मितव्ययी नहीं होता है। मतलब अविकल्पित खंड इकोनॉमिकल क्यों नहीं होगा? जो भी हम डिजाइनिंग कर रहे हैं वो इकोनॉमिकल नहीं होती है। और इकोनॉमिकल क्यों नहीं होती है? क्योंकि जो यहाँ पे स्टील बार्स लगते हैं वो ज़्यादा लगते हैं। ऊपर वाले डिफरेंस से आप क्लियर कर सकते हैं कि इसमें इस्पात की मात्रा कम लगती है। इसमें अगर कम लगती है तो इसकी तुलना में कहीं ना कहीं इसमें ज़्यादा लगती है। तो अगर ज़्यादा इस्पात हमें स्टील ज़्यादा प्रोवाइड करनी पड़ रही है तो ऑलरेडी वो जो हमारा स्ट्रक्चर तैयार होगा वो कहीं ना कहीं इकोनॉमिकल नहीं होगा, उसमें ज़्यादा खर्च आएगा। जबकि इस्पात की मात्रा कम लगने की वजह से LSM से अगर हम डिज़ाइनिंग कर रहे हैं तो जो डिज़ाइन सेक्शन होता है वो इकोनॉमिकल होता है। नेक्स्ट डिफरेंस है कंक्रीट संरचना पर कालांतर पड़ने वाले प्रभाव, संकुचन व मंद विरूपण पर ध्यान नहीं दिया जाता है। इसमें बोल रहे हैं कि कंक्रीट संरचना पर कालांतर पड़ने वाले प्रभाव, मतलब अगर जो भी हमारी स्ट्रक्चर है उस पर अगर जो लोड पड़ रहा है, लोड की वजह से उसमें कोई श्रिंकेज हो रही है, मंद विरूपण हो रहा है। मंद विरूपण का मतलब होता है कि अगर आपने किसी भी बॉडी पर, मान लीजिए हमारा कोई सेक्शन है जिस पे हमने लोड लगा रखा है, लोड अप्लाई कर रखा है W किलो न्यूटन का। अब ये जो लोड है, अगर हमने लोड को कंटिन्यूसली लगा रखा है और इसको हम रिमूव नहीं कर रहे हैं, हटा नहीं रहे हैं, तो भले ही हमें पता ना चले, लेकिन एक लॉन्ग ड्यूरेशन के बाद, एक लंबे समय के बाद अगर हम देखेंगे तो इस सेक्शन में कुछ ना कुछ विरूपण हुआ होगा, कुछ ना कुछ स्ट्रेन जनरेट हुई होगी। तो जो एक लंबे अंतराल के बाद, एक लंबे समय अंतराल की वजह से जो डिफॉर्मेशन होता है किसी भी सेक्शन में, उसी को हम बोलते हैं क्रीप बोलते हैं। इसका सिंपल सा एग्जांपल होता है, आपने लोगों को देखा होगा कि लंबाई बढ़ाने के लिए वो एक सिंपल सी बीम से इन द सेंस कई बार पेड़ों की डाली से, या फिर लटकने के लिए भी उनका एक अलग सिस्टम होता है। तो वो लटकते हैं रेगुलर, अगर 5-6 महीने 7 महीने वो उस बीम से लटकते हैं तो क्या होता है, उनकी लंबाई में थोड़ा बहुत फ़र्क पड़ जाता है, थोड़ी बहुत लंबाई उनकी बढ़ जाती है। लेकिन अगर वो 2-4 दिन केवल लटकें और सोचें कि लंबाई बढ़ जाए तो ऐसा नहीं हो पाता है। तो सेम चीज़ वो जो होता है वो एक क्रीप का एग्जांपल होता है कि निरंतर अगर कंटिन्यूस लोड लग रहा है तो वो थोड़ा बहुत जो है डिफॉर्मेशन दे देता है।
तो यहाँ पे इस पॉइंट का यही मतलब है कि अगर एक लंबे ड्यूरेशन के लिए हमने लोड लगाया है तो WSM में ये जो है संकुचन और मंद विरूपण मतलब क्रीप पर ध्यान नहीं देता है। लेकिन इसमें क्या होता है कि हम LSM से अगर डिजाइनिंग कर रहे हैं तो हम इन दोषों पर भी ध्यान देते हैं, क्योंकि हमें जो सेक्शन चाहिए होता है वो इकोनॉमिकल के साथ साथ स्ट्रेंथफुल होना चाहिए, इसलिए हम LSM से डिजाइनिंग करते हैं। इसके बाद लास्ट डिफरेंस है कि अवकल्पित खंड मतलब डिजाइनिंग सेक्शन जो हैं काफ़ी बड़े आते हैं, जिस कारण इस्पात व कंक्रीट की खपत अधिक होती है। तो सिंपल सी बात है कि अगर सेक्शन बड़ा होगा तो उसमें स्टील बार में ज़्यादा प्रोवाइड्स करने पड़ेंगे, जिस वजह से इस्पात के साथ साथ मतलब स्टील के साथ साथ कंक्रीट की भी ज़्यादा मात्रा लगती है। इसीलिए ये जो है WSM से हम जो डिजाइनिंग करते हैं वो इकोनॉमिकल नहीं होती है। और इसमें क्या होता है, LSM से अगर हम डिजाइनिंग कर रहे हैं तो जो डिज़ाइन सेक्शन होते हैं वो नॉर्मल मतलब जनरल लेंथ के होते हैं, जिससे कि इसमें कंक्रीट के साथ साथ इस्पात की मात्रा भी कम लगती है। इसी वजह से ये सेक्शन जो हैं इकोनॉमिकल होते हैं। तो आई होप आपको सारे डिफरेंस क्लियर हुए होंगे। अगर क्लियर नहीं है तो आप वीडियो को दोबारा देख सकते हैं। तो अभी के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। और नेक्स्ट लेक्चर में हम चैप्टर नंबर 2 को स्टार्ट करेंगे, जिसमें हम वर्किंग स्ट्रेस मेथड को डीप में पढ़ेंगे, उसकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। तो नेक्स्ट लेक्चर से आप हमारे साथ रेगुलर बने रहिएगा, अदरवाइज़ आपको कोई भी टॉपिक समझ में नहीं आएगा अगर आपने एक भी लेक्चर को मिस किया तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।